जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कनिष्ठ सहायक कहते हैं दोस्तों। उसका 24 अप्रैल 2016 का संपूर्ण पेपर हम विस्तृत तरीके से हल करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसकी वैकेंसी 2022-23 के लिए दोस्तों आ चुकी हैं 1262 पदों की। तो इसके लिए आप तैयारी करना है तो दोस्तों तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं भी इसी में सेलेक्ट हो चुका हूं। 2019 का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा नाम आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। और आपके लिए, क्योंकि हमारा जो अनुभव है दोस्तों वो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, और आपके लिए हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहां मिलेंगे क्लास से आपको देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीधा आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट पे आपको दिखेगा। तो साथियों, जैसे ही आप अपने यूट्यूब पर ज्ञान आरबीएल सर्च करेंगे हमारा चैनल का लोगो आ जाएगा दोस्तों। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद आपको जाना कहाँ है, देखिए नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको ये दिखेगा प्ले लिस्ट। क्या दिखेगा ये साथियों, ये आपका प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। और प्ले लिस्ट में जैसे ही आप आते हैं साथियों तो आपको ये देखिए क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी। इसको अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको देखिए ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू कर दी है, संपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान की, ठीक। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम देखिए जूनियर असिस्टेंट और वीडियो के लिए टारगेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से यूपी पुलिस के लिए। तो आप ये पढ़ लीजिएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। और साथ ही ये देखिए एक हमने हिंदी की ये बनाई है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जूनियर असिस्टेंट वीडियो आदि के लिए दोस्तों। आप इस वाले प्ले लिस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इन दोनों प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिए, देखिए इससे आपका हिंदी कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता आप हिंदी बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, ठीक है। तो हिंदी आप इससे कवर हो जाएगा। और हम जीएस की भी क्लासेस और लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता हमने संविधान शुरू कर दिया है। इसके बाद हम भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा यूपी स्पेशल। और साथियों को बता दें जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व करा दिए हैं जूनियर असिस्टेंट के, देखिए 2020 वाले भी करवा देते। आप इस वाले प्ले लिस्ट पे आएंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। तो जा करके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो साथियों देख सकते हैं आप पेपर, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, ठीक है। कब का है तो 24 अप्रैल 2016 का। तो इसके साथियों पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम पूर्णतया सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या आप ज्ञान आरबीएल हमारे चैनल नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको ऑफिशियल लगा देना दोस्तों, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जितने भी हमने पेपर सॉल्व कराए सारे के सारे पीडीएफ वहां पे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। साथियों पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं मेरे साथियों। तो आपको बताना होगा कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां दोस्तों। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सही 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी विख्यात बोलियां हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मारवाड़ी, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी दोस्तों ये क्या हैं, विख्यात बोलियां हैं, यानी कि प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। अब आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि हिंदी भाषा को कितने उपभाषा में बांटा गया है, ठीक है। तो हिंदी भाषा को कितने उपभाषा में बांटा गया दोस्तों, आप बताएंगे 5 उपभाषा। कौन कौन सी होगी दोस्तों, पूर्वी हिंदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, तीसरी हो जाएगी दोस्तों राजस्थानी हिंदी, क्या हो जाएगी राजस्थानी हिंदी दोस्तों। और चौथी हो जाएगी दोस्तों आपकी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के बाद दोस्तों पांचवी हो जाएगी आपकी कौन सी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया दोस्तों, तो आप बताएंगे 5। अब आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा को कितनी बोलियों में बांटा गया दोस्तों, हिंदी भाषा कुल कितनी बोलियां हैं, तो आप बताएंगे उस समय दोस्तों 18 बोलियों में इनको बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों। किसने लिखा था, चंदर बरदाई। किसने लिखा, चंदर बरदाई दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आदिकाल की रचना है, ठीक है। चंदर बरदाई द्वारा ये दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आपको पता है
हिंदी साहित्य को दोस्तों 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। कौन कौन सा है? आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो दोस्तों इसमें आदिकाल है नहीं, और दोस्तों इसमें देखिए आधुनिक काल है बिल्कुल सही, भक्ति काल है बिल्कुल सही, रीति काल है बिल्कुल सही, मगर संयुक्त काल कुछ नहीं होता दोस्तों। इसकी जगह कौन सा होना चाहिए था? आदिकाल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संयुक्त काल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों हिंदी काल का विभाजन सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों। इन्होंने 11 भागों में बांटा था। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहले इसका दोस्तों विभाजन किसने किया था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले विभाजन करने का प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए दोस्तों, चिन्हित कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो दोस्तों पक्ष हो जाएगा। दोस्तों पक्ष आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे आपको पक्ष दोस्तों देखने को बहुत कम मिलते हैं, मगर मैं साथियों आपको पक्ष भी पढ़ा दूंगा। देखिए पक्ष की एक वीडियो में बना दूंगा स्पेशली। ठीक है, तो आपके लिए वो कवर हो जाएंगे। ठीक, तो ये देखिएगा पक्ष क्या होगा दोस्तों? क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस पर देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी सहायक क्रिया दोस्तों? सॉरी, थी कौन सी क्रिया दोस्तों? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सी जो थी है दोस्तों, थी क्या है दोस्तों? तो थी दोस्तों योजक क्रिया है। क्या है? योजक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, क्या है साथियों? योजक क्रिया है। ठीक है, ये चीज आप समझेंगे कि थी क्या है दोस्तों? ये एक योजक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों। आगे क्या कहा गया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं क्या कहलाती दोस्तों? तो आपको ही पता होगा कि अगर मूल अकर्मक क्रियाएं हैं, धातुएं हैं दोस्तों, उनके साथ अगर प्रत्यय जोड़कर कोई क्रिया बनाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। क्या बोलेंगे? साधित सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कराना, करवाना दोस्तों, देख सकते हैं यहां पे बताया गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? साधित सकर्मक धातु दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखिए, सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कही गई चोट। दोस्तों यहां पर देखिए सारंग शब्द कई बार आया है। ठीक है, एक देखिए सारंग का अर्थ होता मोर, एक का होता सांप दोस्तों, एक का अर्थ होता बादल, है ना। इस तरीके से दोस्तों यहां पे सारंग के कई सारे अर्थ निकले हैं। और जहां पर एक ही शब्द के देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते दोस्तों, वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार साथियों। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए उत्प्रेक्षा क्या होता है? जहां पे दोस्तों जनु जानो मनमानो आते हैं। क्या आते हैं? जनु जानो मनमानो आते हैं। श्लेष में क्या होता है? देखिए एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलेंगे, वो श्लेष हो जाएगा। जैसे दोस्तों रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी के दोस्तों कई अर्थ निकल रहे हैं ना। और रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जिसका कोई रूप दे दिया जाए, जैसे चरण कमल बंदो हर राई। ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है कि छंद प्रकार कौन सा नहीं दोस्तों, आपको पता होगा चौपाई दोस्तों 16 मात्राएं। ठीक है, और दोस्तों दोहा कितनी? 13-11 मात्राएं। ठीक है, और सोरठा दोस्तों 11-13 मात्राएं दोस्तों। और सोरठा दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। मगर दोस्तों दृष्टांत क्या है? ये अलंकार है। क्या है साथियों? ये एक अलंकार का भेद है, ना कि चौपाई या छंद का भेद है। ठीक है, तो समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, एकदम स्वाभाविक ढंग से। ठीक है, कि दृष्टांत क्या है? एक अलंकार है। चलिए अगला है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित दोस्तों? आपको पता होगा कि दोस्तों करुण का क्या होता है दोस्तों? करुण का क्या होता है? आप बताइएगा। ठीक है, रौद्र का क्या होता है? देखिए जुगुप्सा किसका है? तो विभत्स का। क्या होता है? विभत्स का दोस्तों। ठीक है, विभत्स का दोस्तों क्या होता है? जुगुप्सा रस। ठीक है, याद होगा आपका। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों, देखिए आपको बता दूं करुण का क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? करुण का शोक होता है। रौद्र का दोस्तों क्रोध होता है। क्या? रौद्र रस का क्रोध होता है। और अद्भुत का दोस्तों आश्चर्य या विस्मय होता है। तो हमारा बिल्कुल सही दोस्तों विभत्स हो जाएगा। किसका? जुगुप्सा का। देखिए विभत्स कहीं कहीं घृणा भी मिलता है। विभत्स और घृणा दोनों दोस्तों किसके मानते हैं? जुगुप्सा के।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। दोस्तों ये किसके हैं? तो आपको पता है स्वर संधि के भेद हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मगर दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद और होते हैं जो कि आपको हमने कई बार पढ़ाया है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, तो दोस्तों अयाधि स्वर संधि। तो दोस्तों ये किसके भेद हैं, ये किसके अंतर्गत सन्निहित हो जाएंगे दोस्तों? तो आप बताएंगे कि स्वर संधि के भेद है और उसी के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों। आगे क्या कहा गया है कि दोस्तों आपको समास बताना है। क्या बताना है? समास। 11 से 12 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। जैसे पथ भ्रष्ट, दोस्तों पथ भ्रष्ट क्या होता है? पथ से भ्रष्ट। अब आपको होता है जहां दोस्तों कोई कारक चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो दोस्तों पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट दोस्तों क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा, वो भी कौन सा? अपादान तत्पुरुष का। ठीक, क्योंकि अलगाव हो रहा पथ से वो अलग जा रहा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी। क्या साथियों? अष्टाध्यायी दोस्तों, अष्ट अध्याय दोस्तों, 8 अध्यायों का समाहार दोस्तों। यहां पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। वैसे मैं आपको बता दूं कि कभी भी पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो आप बताएं किसकी रचना है? पाणिनि की। किसकी है? पाणिनि की रचना है दोस्तों अष्टाध्यायी। ठीक है, महर्षि पाणिनि की रचना है क्या? अष्टाध्यायी दोस्तों। तो 12वें का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? आपका दूसरा बी नंबर, द्विगु समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों आपको पता होगा कि इनको मिला है, पंत जी को मिला है चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, उर्वशी के लिए किसको मिला है? उर्वशी के लिए दोस्तों किसको मिला है? तो दिनकर जी को। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर को। कितनी नाव में, कितनी बार के लिए किसको मिला है? तो अज्ञे जी को मिला है। तो दोस्तों ये 3-4 नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और यामा के लिए दोस्तों किसको मिला है? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को। तो 4 रचनाएं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, किसकी किसकी? तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को, ठीक है, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को, ठीक है, और महादेवी वर्मा किसके लिए मिला है दोस्तों? यामा के लिए। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि चिदंबरा के लिए इन्हें 1968 में दिया गया और हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? दोस्तों हमने बताया था कि ब्रज भाषा दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास दोस्तों किससे हुआ है? सौर सेनी से। ठीक है, किससे हुआ है? सौर सेनी से। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते। देखिए मगधी दोस्तों बिहारी निकली, अर्धमागधी दोस्तों पूर्वी हिंदी निकली है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बताया क्या गया है कि निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और उनमें दोस्तों फिर इनके विकल्पों को चयनित करना है। देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये दोस्तों आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया होगा, इसको आपको पढ़ के दोस्तों इनके आंसर भी निकालने होंगे। ठीक है, अब देखिए पहला देखिए क्या दिया गया है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है दोस्तों। तो परम आवश्यकता है किस पे है दोस्तों? तो किसके लिए है? तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। दोस्तों आप अगर इसको पढ़ेंगे ना, देखिए अभी इसको हम पढ़ेंगे बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए दोस्तों ये हम अपने किस में दे देंगे? टेलीग्राम पे दे देंगे और उसमें आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए आप पढ़ेंगे ना इसको, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक। तो यहाँ से आपको पहले उत्तर का आंसर, प्रश्न का आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छांट लेंगे। देखिए बहुत समय लगेगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं दोस्तों। जनतंत्र के लाभकारी क्या हो सकते हैं दोस्तों? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, इसका हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप इनको पैराग्राफ वाले तो छांट कर ही सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होता है? तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। दोस्तों अगर राष्ट्र का विकास चाहते दोस्तों तो पहली चीज क्या होगा? आप भ्रष्टाचार पे दोस्तों रोक लगा दे। ठीक है, यही कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। जो दोस्तों किसका मजाक उड़ाया जाता है? जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। दोस्तों आपको पता है जो भारतीय संस्कृति को के हिसाब से जीवन बिताता है ना, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। चलिए अगला है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या? आप हिंदी बोलते दोस्तों, आप पे हीन करते क्यों? क्योंकि
क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा दी थी कि उसने दोस्तों उसको देख करके आपको लगेगा हम बहुत हीन है। देखिए आजकल हिंदी बोलना भी लोग बहुत पाप समझते हैं, क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इसका पूरी तरीके से जिम्मेवार है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले कौन है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वही लॉर्ड मैकाले है जो पहला भारत में विधि अधिकारी बन के आया था। ठीक है, तो आपको पता है विधि सदस्य बन के आया था और इसने ही दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 20 नंबर से 24 नंबर तक क्या बताना है आपको। निम्नलिखित, देखिए इसको पढ़िएगा कि प्रश्न संख्या 20 से 24 तक क्या करना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ABCD पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो उस पर D ऑप्शन का चिन्ह लगाइए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। देखिए रामचरितमानस भक्त काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए भक्त काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। दोस्तों इसमें गलती क्या है आपका ये वाला, क्यों? क्योंकि देखिए श्रेष्ठतम का मतलब ही होता सबसे अच्छा, है ना। तो यहाँ पे या तो दोस्तों श्रेष्ठतम का प्रयोग करें और सबसे दोस्तों प्रयोग नहीं होगा ना। तो रामचरितमानस भक्त काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। दोस्तों यहाँ सबसे श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे तुलना कर ली जाती है ना। तो यहाँ पे दोस्तों श्रेष्ठतम शब्द ही गलत होगा, यानी हमारा ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, देख सकते हैं आप श्रेष्ठतम का प्रयोग नहीं किया जाता, श्रेष्ठतम का अर्थ होता सबसे श्रेष्ठ ना। चलिए अगला साथियों कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। देखिए यहां पर दोस्तों किसी चीज का रिपीट नहीं करते हैं, क्यों? आपका गलत ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। क्यों दोस्तों बी हो जाएगा यह मैं आपको बता दूं। देखिए प्रातः काल एक समय ही तो होता है, तो प्रातः काल के लिए हम समय का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, वही शब्द हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि वह रविवार के दिन घर जाएगा, तो रविवार दिन ही है दोस्तों, उसके साथ में दिन का प्रयोग नहीं करते। वह रविवार को घर जाएगा ये सही सेंटेंस होता है, वह रविवार के दिन घर जाएगा ये गलत होता है। तो उसी प्रकार से प्रातः काल एक समय का ही भाग है, इसलिए प्रातः काल के साथ हम समय का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन गलत जाएगा। सही सेंटेंस देख सकते हैं आप कि वह प्रातः काल सर्दी, देखिए ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफी बढ़ जाती है, ये सही सेंटेंस होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्या है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन नहीं होता दोस्तों, विसर्जन नहीं होता दोस्तों, विसर्जन शब्द ही क्या है, विसर्जन नहीं दोस्तों, विसर्जित होना चाहिए था। तो ठीक है, विसर्जित होना चाहिए दोस्तों, विसर्जन नहीं होता, विसर्जन शब्द ही गलत ये इस्तेमाल हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्जित। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी दोस्तों, ये सही होता। मगर दोस्तों विसर्जन लिखा तो ये सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। देखिए वह बहुत भरी हुई थी दोस्तों, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी दोस्तों, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए कोई त्रुटि नहीं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल हम राइट लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेंटेंस में कहां त्रुटि है, तो दोस्तों यहां पे आपको दिखेगा इस वाले वाक्य में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। देखिए गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती दोस्तों, घी शुद्ध अशुद्ध होगा। इसका सही सेंटेंस क्या होता कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही था। यहां पे शुद्ध गाय, देखिए गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती दोस्तों, घी शुद्ध अशुद्ध हो सकता है मगर गाय शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा, इसलिए दोस्तों ये सेंटेंस क्या होगा, यही वाला गलत हो जाएगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से दोस्तों क्या है 25 से 29 तक कहा गया है निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में दोस्तों चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती। दोस्तों आपको पता है सबल का शोषण नहीं होता। दोस्तों जो चीज ना मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मजबूत होते हैं ना उनका कोई शोषण नहीं करता। जिस प्रकार से दोस्तों पत्थर का होता है मजबूत होता है, उस पर जोंक नहीं लग सकती, उसी प्रकार से अगर आप सबल हैं, आपके पास बहुत बलशाली है दोस्तों, आपको कोई भी शोषण नहीं कर सकता। दोस्तों बिल्कुल सही, सबल का शोषण नहीं होता दोस्तों, आपका बिल्कुल और बिल्कुल ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, सबल का शोषण नहीं, देखिए पत्थर पर जोंक नहीं लगती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन होगा, सॉरी ठीक है आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, सॉरी दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है। अगला विहंगम दृष्टि दोस्तों, सरसरी निगाहें, ठीक है। विहंगम दृष्टि मतलब क्या होता है, सरसरी नजर से, ठीक है। विहंगम दृष्टि मतलब क्या होता है, सरसरी नजर। चलिए अगला 27 नंबर, काटो तो खून नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल निर्जीव हो जाना। क्या हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना। काटो तो खून ना हो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल निर्जीव हो जाना दोस्तों। बिल्कुल सही आपका सी ऑप्शन। काटो तो खून नहीं दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, हाँ सॉरी दोस्तों, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है। भय के कारण क्या होना, स्तब्ध हो जाना दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है, यानी कि काटो तो खून नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आंख नभाना, ठीक है। कहते हैं ना एक आंख निभा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा ना लगना दोस्तों, एक आंख नभाना यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है। अगला है उंगली उठाना। देखिए उंगली उठाना इसका मतलब क्या होता है कि दोष दोष की ओर संकेत करना। क्या होता है, किसी की ओर, दोष की ओर क्या करता है, संकेत करना, यानी उंगली उठाना क्या होता है, दोष की ओर क्या करना, संकेत करना। चलिए अगला है फिर दोस्तों क्या है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनना। दोस्तों इसको क्या करना है, उचित क्रम में लगाना है और सही विकल्प का चयन भी करना है मेरे साथियों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए समय को परखने वाला, ठीक है, समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य, ठीक है, रंक से धनाढ्य, और समय की उपेक्षा करने वाला रंक से, देखिए समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। जब आपका सी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। देखिए कैसे है कि समय को परखने वाला, फिर उसके बाद देखिए रा आ गया तो धन से धनाढ्य, ठीक है, और फिर यह है, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो बिल्कुल सही सेंटेंस आपका सी हो जाएगा, ये एकदम सटीक बैठ गया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला दोस्तों क्या कह रहा है हमारा कि देखिए गांव, भारतीय गांवों के अभी सरकार, भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए, देखिए ये पहले हो गया, सुधार के लिए, ठीक है, अभी भारत सरकार को, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा दोस्तों। ये बिल्कुल सही, देखिए तो आपका देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट लग रहा है, ठीक है, कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बिल्कुल सही, कि देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, ठीक है, पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होंगे। देखिए इसमें दोस्तों आपको बताना है इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। कैसे, देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है, आवश्यक और उत्तमोत्तम पदार्थ से परिचित होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन काल में, देखिए अगला है प्राचीन काल में साथियों, प्राचीन काल में, देखिए अब इसका बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों दूसरा हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल में उसके बाद पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था दोस्तों। बिल्कुल सही, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत जैसे, देखिए क्या कहा गया है कि भारत जैसे, देखिए भारत जैसे, अब इसका दोस्तों बिल्कुल सही ए हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, ठीक है, देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। दोस्तों हमने ये चीज आपको कई बार पढ़ाई है कि दोस्तों हिंदी कैसी है आकृति की दृष्टि से, दोस्तों श्लिष्ट भाषा है, ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है दोस्तों। ये चीज हम पहले से बता चुके हैं। चलिए
अगले अगले तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? तो ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? तो पश्च समृत दोस्तों, हमने इसको पढ़ाया है, आपको मिल जाएगा। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? तो पश्च समृत दोस्तों। समृत और विव्रत दोस्तों हमने दो चीजें पढ़ाई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमने पढ़ाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली दोस्तों? आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ी दोस्तों किसकी है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों पूर्वी हिंदी की। देखिए अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी थी, है ना, आपको पता होगा। और दोस्तों आपके ढूंढाड़ी हो गया, मैथिली, सॉरी मैथिली, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी, मैथिली, मगही दोस्तों बिहारी हो जाती है ना। पश्चिमी हिंदी में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? आपको पता है कि इसमें दोस्तों ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, है ना, बुंदेली दोस्तों, ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगी। ठीक, और राजस्थानी आपको पता है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और दोस्तों जयपुरी। ठीक है, तो आपकी पूर्वी हिंदी दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा के बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता? दोस्तों आपको बता दें कि इसमें दोस्तों ओ भी हो जाता, ए भी हो जाता दोस्तों। आपका ए ये सटीक होना चाहिए, मगर दोस्तों इसका बता दें कि इसके पूरे नंबर मिले थे दोस्तों। ठीक है, जैसे महिलाएं, है ना, और जैसे जैसे ओ का भी प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, और ये इसका भी प्रयोग होता है, जैसे गुड़िया तो गुड़िया हो जाता है दोस्तों। तो ये कई चीजें दोस्तों आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये वाला नहीं होगा। अगर पूछता नहीं होता है तो आपका ये ऑप्शन होता है, मगर दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसका सबको बराबर आंसर नंबर मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र बुद्धि वाला, देखिए समझिएगा, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी। यहाँ कुशाग्र कौन सा विषय है दोस्तों? कुशाग्र उसके गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि कुशाग्र है, इसका मतलब उसके गुण की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए साथियों अगला है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं? दोस्तों भक्तिकालीन कवि कौन से नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, कबीर, तुलसी, है ना, और दोस्तों सूरदास, ये सभी क्या है? भक्तकालीन। मगर दोस्तों बिहारी क्या थे? तो बिहारी रीतिकालीन कवि थे। किसके कवि थे? तो बिहारी दास रीतिकालीन कवि थे। उनकी दोस्तों एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई दोस्तों, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। चलिए अब दोस्तों आपका हिंदी समाप्त हो चुका है। अब आपको दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये क्या है कि 41 से 43 तक लुप्त संख्या को ज्ञात करना है और बताना है कि यहां पर दोस्तों क्या भरा जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्थान पे क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना होगा कि इस स्थान पे दोस्तों क्या भरा जाएगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे किया क्या गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ जहाँ से, देखिए यहाँ पे दोस्तों 10 से 3 घटाया गया, 7 से घटाया गया 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 8 से 3 बचेगा, और दोस्तों यहाँ से 9 से 12 घटाया गया, 12 से 9 घटाया गया दोस्तों 3 बचेगा। अब इनको हमने जोड़ दिया आपस में, 3 का 9 हो गया, तो 9 यहाँ पे भर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, देखिए 15 से 12 घटाओगे 3 बचेगा, और 13 से 16 घटाओगे दोस्तों तो 3 बचेगा, और दोस्तों 14 से आप फिर 17 घटाएंगे दोस्तों, फिर भी 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 3 6 3 9, तो इसका भी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको भरना है। ठीक है, यहां पे क्या करना है, आपको भरना है। जब हम देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको बताया जा रहा है कि यहां पे देखिए इसके सामने देखिए 7 7 49 और 9 9 81 दोस्तों, इसका वर्ग कौन सा होगा? तो 5 हम 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 भर देंगे। ठीक है, इनका सामने दोस्तों वर्ग कर दिया गया। 7 देखिए 5 का, देखिए 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग दोस्तों 25, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या भरेंगे? ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, इसको आपको बताना, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्तों। इसमें क्या किया गया है 43 नंबर में, आप बताइएगा। यहाँ पर साथियों अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या किया गया है, देखिए 7 दूनी 14 माइनस 1 13, है ना, 13 तरह। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अब 13, अब देखिए 7 दूनी 14 और माइनस 1 दोस्तों 13 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से किया गया। अब 169 इंटू 2 माइनस 1 किया गया। उसी प्रकार दोस्तों 473 इंटू 2 और माइनस 1 कर देंगे। देखिए इसको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 2
सत्ते 14 और 2 चौके 8 1 9, तो एक घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 945। दोस्तों 945 बिल्कुल सही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, आपका 945 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों जो जोड़ी अलग हो उसकी पहचान करें। दोस्तों संपत्ति देनदारियां, ठीक है, संपत्ति देनदारियां दोस्तों एक ही से है, लाभ और फायदा दोस्तों यही है, और नाम्य और श्रेय दोस्तों ये भी यही है, मगर दोस्तों आमदनी और व्यय ये अलग अलग है। आमदनी और व्यय दोस्तों ये खर्चा और कमाई दोस्तों ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी कोड में यदि दिसंबर को दोस्तों ये लिख दिया गया है, ठीक है, और उसी कोड में नवंबर को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आप नवंबर को ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर को दोस्तों देखिए ये पलट दिया गया, देखिए ये समझिएगा, देखिए पहले DE देखिए 2 शब्द उठाएगा पीछे कर देंगे, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 2 शब्द यहां से उठाएंगे वो आगे कर देंगे, ER कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फिर CE दोस्तों लिखे गए, तो दोस्तों उसी प्रकार से हम यहां पर क्या लिख देंगे, MB लिख देंगे। क्या लिख देंगे, MB लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए ये आपका मिल गया, यहीं से मिल गया दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़के को किसी संख्या से को 7/8 से गुणा करने को बोला गया, मगर उसने दोस्तों संख्या को 17/18 से गुणा किया और उसे सही उत्तर से दोस्तों 30 ज्यादा प्राप्त हुआ। दोस्तों वह संख्या कौन सी थी दोस्तों, आप इसको दोस्तों ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वो संख्या आपकी 24 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 24 हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप मान सकते हैं दोस्तों, आप संख्या x मानिए दोस्तों, उसको 7/18 से गुणा करिए, 17/18 गुणा करिए, उससे घटाइए दोस्तों 7/8 से दोस्तों बराबर 30 रख लीजिएगा, और वो संख्या आपके बिल्कुल अच्छे से 24 आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जो कुछ निश्चित क्रम में है, इस क्रम का निर्धारण कीजिए और विकल्पों में से श्रृंखला के अगले 2 अक्षरों को भी आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे किया गया दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 3-3 बढ़ाया गया है, एक एक छोड़ के 3-3 बढ़ाया गया मेरे साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोस्तों ए से डी आ गया, 3 बढ़ा, फिर डी से दोस्तों जी 3 बढ़ा, जी से दोस्तों जे 3 बढ़ा, और जे से दोस्तों एम 3 बढ़ा, सॉरी ठीक है, जे से एम 3 बढ़ा। अब देखिए एम से देखिए एम से फिर दोस्तों बढ़ेगा कितना, पी हो जाएगा, एम से 3 बढ़ेगा पी हो जाएगा, और फिर दोस्तों उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस तरफ से दोस्तों पी एन, तो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और नीचे से भी दोस्तों 2-2 माइनस चल रहा है, तो पी एन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें दोस्तों देखना है कि दोस्तों कैसे 3 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 31, 31 से 58, 58 से 91, फिर 111 हो गया। साथियों यहाँ देखिएगा कैसे किया गया है, देखिए 2 का स्क्वायर -2 -1 यानी 3 कर दिया गया है, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 4 -1 कर दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम जाएंगे 111 तक जाएंगे तो 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर, अब देखिए 11 का स्क्वायर -11 -10 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, 58, और दोस्तों 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत क्या है दोस्तों, ये वाला आपका गलत है। देखिए गलत क्या है आपका, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 64 होगा, और दोस्तों 64 से 7 घटाएंगे 57 होगा, यानी कि 58 होगा। दोस्तों ये वाली सीरीज क्या है, श्रृंखला में 58 वाली गलत है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला दोस्तों, एक व्यक्ति 4 मीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है और वह 8 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गई, तो उसकी रफ्तार क्या होगी दोस्तों, उसकी रफ्तार आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सी नंबर, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसको लगाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगर आप रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, सुरंग की लंबाई की 1/8, यानी कि सुरंग की लंबाई बटे 1/8 कर दो, तो दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों, है ना, ये चीज आप रखेंगे तो बराबर ये करेंगे दोस्तों, तो आपका ये काट पीट के आपका कितना आ जाएगा 6 मिनट, यानी 6/60 घंटा। ठीक है, अब इसको दोस्तों उसमें चेंज कर लेंगे, तो जब भी चेंज करेंगे दोस्तों देखिए ये आप बिल्कुल आप इसको लगाइएगा, तो दोस्तों आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, एक शब्द के बाद देखिए 50 से 52 तक क्या है कि एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है, यानी कि इस शब्द को दोस्तों किससे दोस्तों, इस शब्द से कौन शब्द नहीं बनेगा ये बताना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों TERTIARY दोस्तों RY, तो दोस्तों यही शब्द नहीं बन पाए। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें वाई है ही नहीं।
ठीक। और दोस्तों आर भी 2 बार नहीं आया, 2 बार इसमें यूज हो रहा है दोस्तों, यही शब्द आपका नहीं बनेगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, इसमें इस सेंटेंस में कहीं भी वाई है नहीं। ठीक है, चलिए तो आपका ए ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इसमें देखना इसमें कौन सा नहीं बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ई बिल्कुल है, एन 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 है, ई है, देखिए ई 2 बार है, और आर है, वी है, ए और टी दोस्तों, टी देखिए टी इस वाले में टी नहीं है, देखिए इसमें टी नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों टी है, तो बिल्कुल यही शब्द आपका बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब देखिए सुपरिटेंडेंट दोस्तों, इसमें देखिए इसमें क्या कमी है दोस्तों, ये बताना आपको। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, डेंटिस्ट दोस्तों, डेंटिस्ट DENTIST बिल्कुल बन जाएगा। और दोस्तों परिटेंट ये दोस्तों भी बन जाएगा, PERTENT बिल्कुल बन जाएगा। और टीनर देखिए 3 ई है, ट्रिपल ई है, देखिए 1 2 3, हाँ बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। रिटेंशन ये दोस्तों नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसमें ओ नहीं है, कहीं भी ओ नहीं है, जैसे इसमें ओ है, तो ये आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 53 से 54, यदि दोस्तों माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। और दोस्तों विभाजन का अर्थ घटाव है, और प्लस भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए कौन सा समीकरण सही होगा दोस्तों, हम चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन आपको लगा के भी दिखा देते हैं। देखिए यदि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिखा देंगे। और दोस्तों विभाजक का अर्थ घटाव है, तो घटाव कर देंगे इसको। और दोस्तों भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, ये समझिएगा कि देखिए यदि कहा गया 9, देखिए यहाँ पे कहा गया माइनस का अर्थ क्या है, गुणन, तो माइनस का अर्थ हम गुणन कर देंगे। और दोस्तों विभाजक का अर्थ, विभाजक का है घटाव, तो विभाजक का अगर हम दोस्तों घटाव कर देते हैं तो बिल्कुल सही। और दोस्तों क्या कहा गया है, अगर दोस्तों भाग का, ठीक है, तथा भाग है जोड़ना, देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ गलत छप रहा है जैसे, तो भाग का अर्थ है जोड़ना, तो दोस्तों जोड़ना, तो दोस्तों इसको सही करना दोस्तों, ये आप देखिएगा यहाँ पे आपको कर रखा है, तो आप देखिएगा इसका चिन्ह बदलिएगा, चौथे का देखिए, चौथे दोस्तों ये देखिए चिन्ह बदल के दोस्तों आपका 64 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे तो आपका बिल्कुल सही निकल आएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरह से उसको भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ऊपर की तरह इसको भी आप सॉल्व करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सी में पूरा 22 का 22 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी आसानी से हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए हनीफ को देखिए 55 नंबर, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि 55 नंबर क्या है कि हनीफ को इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा और दाहिना मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना मोड़ लेते हुए 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। उस जगह पर जाकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहां से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि जोसेफ का घर का पता चल जाए दोस्तों, तो आप जाएंगे तो आपको सी ऑप्शन दिखेगा बिल्कुल सही, बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलना चाहिए दोस्तों। इसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखा दूं तो दोस्तों डायग्राम आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको डायग्राम बना करके दोस्तों इसको सही ढंग से कर लेना है। सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी मगर आप कोशिश करिएगा दोस्तों, ये डायग्राम आपके लिए बिल्कुल सुटेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का बी, ठीक है, ए गणित के लिए चुने गए छात्रों की संख्या और बी जीव विज्ञान और सी भौतिक विज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। तो भौतिक विज्ञान के लिए दोस्तों कौन सा है, भौतिक विज्ञान के लिए सी है, ठीक है, और जीव विज्ञान के लिए बी है। तो कितने छात्रों ने दोस्तों, कितने छात्रों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञानों को चुना है दोस्तों। तो देखिए भौतिक विज्ञान का ये हो गया दोस्तों, ठीक है, और जीव विज्ञान का होगा तो 20 6 26 कितने दोस्तों, तो आप देखेंगे 26 छात्रों दोस्तों किसको चुना है, दोनों को चुना। देखिए 20 ये वाला भी कटेगा और ये वाला, देखिए इधर से आएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और इधर से आएंगे तो ये दोनों, तो 20 6 26 छात्रों ने दोस्तों दोनों को चुना है। ठीक है, चलिए यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार है, शनिवार है, तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए
अगर आप जानते हैं कि 10वां दिन दोस्तों शनिवार है तो दोस्तों 10 में 7 जोड़ेंगे, 17वां कौन सा होगा, शनिवार होगा। और दोस्तों फिर 7 जोड़ेंगे, 24वां भी शनिवार होगा, तो 25वां हो जाएगा दोस्तों रविवार, और 26वां हो जाएगा दोस्तों सोमवार, और दोस्तों और 27वां हो जाएगा मंगलवार। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, 7 दिन जोड़ के दोस्तों 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। चलिए अगला है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, और सी डी से क्या संबंध होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए क्या दिया गया है, ए बी का पिता है। देखिए ए जो है वो बी का क्या है, पिता है। देखिए बी का पिता क्या है, ए, ऐसे बना लिया हमने। ठीक है, बी का पिता है ए। ठीक है, और बी सी का भाई है। तो दोस्तों बी क्या है, वो सी का क्या है, भाई है, ये भाई हो गया। और दोस्तों डी ए की माँ है, जो डी है वो ए की क्या है, माँ है मेरे साथियों। तो डी ए की माँ है, तो दोस्तों सी और डी का संबंध क्या होगा, सी और डी से क्या संबंध होगा दोस्तों, आप देखेंगे तो दादी का। ठीक है, सी और डी का संबंध क्या होगा, देखिए सी और डी का संबंध क्या होगा, ये देखिए बी के पिता हैं, ये भाई है, तो इनका दोस्तों किससे संबंध होगा, दादी का संबंध हो जाएगा। बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं कि दो भाइयों की आय के बीच का अंतर उनके पिता और माता के आयु के बीच का अंतर के समान है। देखिए दो भाइयों के आयु के बीच का अंतर उनके माता पिता के आयु के बीच के अंतर का समान है। बड़े भाई की उम्र 15 साल है। छोटा भाई ने जन्म लेने से के समय उसकी मां की उम्र 37 वर्ष थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बेटे का जन्म के समय उसकी उम्र क्या थी मेरे साथियों, उसकी उम्र क्या थी, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उसकी उम्र दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगी दोस्तों 37 वर्ष। क्या मिल जाएगी, 37 वर्ष। बड़े भाई की उम्र दोस्तों 15 साल है और जन्म के समय उसकी 37 साल थी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, उनके बीच का अंतर 10 साल था दोस्तों, तो वो 5 साल का होगा। ठीक, छोटा भाई कितने 5 साल का होगा। तो ये जब आप लगाएंगे दोस्तों तो इसका 37 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है और आम के पेड़ से ऊंचा है। तो कौन सा सबसे ऊंचा है दोस्तों, सबसे ऊंचा ताड़ का पेड़ होगा। वैसे भी ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा ही होता है दोस्तों। नहीं, इसको लगाइएगा। कैसे लगाएंगे, आम का पेड़ और नारियल का पेड़ की दोस्तों लंबाई समान है। देखिए आम का पेड़ बना लिया और नारियल का पेड़ दोनों सेम बना लिया। ठीक, ये सेम हो गए। ठीक है, आम का पेड़ देखिए ये हो गया आम का पेड़, ये हो गया नारियल का पेड़। ठीक, ये आम कर दिया और ये नारियल कर दिया। ठीक है, दोनों समान है। ठीक है, ताड़ का पेड़ से छोटा है। देखिए केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा। अगर ताड़ का हम बना लिया दोस्तों, चलिए ताड़ का हमने ये बना लिया। ठीक, और केला दोस्तों इससे छोटा बना लिया। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ जो होगा वो केले से भी छोटा होगा दोस्तों। ये केला था और ये अमरूद है, इससे भी छोटा है। ठीक है, आम का पेड़ देखिए पर आम के पेड़ से ऊंचा है। पर दोस्तों आम के पेड़ से ऊंचा है। देखिए आम के पेड़ से पर ये ऊंचा है, तो यानी इससे ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा। फिर क्या बचेगा, ताड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सांसद निधि। देखिए जी के क्वेश्चन आ चुके हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी दोस्तों, ये तो देखिए उस समय का क्वेश्चन था, 5 करोड़ रुपए उस समय था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें कुछ करंट क्वेश्चन है जो कि पुराने हैं। ठीक है, अगला दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा बेनजीर भुट्टो दोस्तों, बेनजीर भुट्टो दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों डॉक्टर ऑफ द ईस्ट दोस्तों इसकी रचयिता है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और दोस्तों ये रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इनकी क्या है दोस्तों, बायोग्राफी है। ठीक, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहां खोला गया था दोस्तों, कहां खोला गया था। कलकत्ता में दोस्तों सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज दोस्तों वर्ष 1823 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पौंडीचेरी में खोला गया था दोस्तों। मगर दोस्तों आपको बता दें ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला कॉलेज था। ठीक है, पुदुचेरी के नाम से। इसका दोस्तों सही ऑप्शन का होगा कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आप समझिएगा, ये पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है दोस्तों, महाराष्ट्र में। आपको पता महाराष्ट्र में किसानों की बहुत ज्यादा आत्महत्या होती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किन्हें दोस्तों वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया था दोस्तों। आपको पता होगा कि विराट कोहली को 2015 में। ठीक है, चलिए
आगे दोस्तों देखते हैं, आगे दोस्तों अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किससे माना, दोस्तों जो लीप ईयर का जनक है दोस्तों वो कौन है, तो आप बताएंगे जूलियस सीजर को। किसको, जूलियस सीजर दोस्तों लीप ईयर के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला लीप ईयर का होता है जिसमें दोस्तों आपको पता है 366 दिन होते हैं, जो कि हर चौथे वर्ष आता है। 366 दिन जिसमें होते हैं उसमें लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों क्या है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है दोस्तों, तो कहां की है, स्विट्जरलैंड दोस्तों, कहां की है, स्विट्जरलैंड की दोस्तों एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी। अगला है कि बिसरन का जंगल, बिनसर का जंगल, ठीक है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या फिर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित दोस्तों, कहां पे है दोस्तों, उत्तराखंड में। कहां पे है, उत्तराखंड में दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, बिनसर का जंगल कहां है, उत्तराखंड में दोस्तों प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित दोस्तों किया गया था दोस्तों, 25वें व्यास सम्मान से किसको, सुनीता जैन को दोस्तों, किसको, सुनीता जैन को दोस्तों, उनकी रचना थी क्षमा। और आपको बता दें व्यास सम्मान दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, किस फाउंडेशन द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है मेरे साथियों, तो मौर्य कला में दोस्तों स्तंभ। ठीक है, क्या दोस्तों, स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक, लौह स्तंभ दोस्तों आपको पता होगा, ठीक, अशोक का स्तंभ दोस्तों बहुत ज्यादा आपको पता होगा। देखिए नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो पीके राय दोस्तों, आप याद रखेंगे पीके राय दोस्तों क्या है, इन्होंने नेपाल का संविधान नेपाल का राष्ट्रगान लिखा। देख सकते हैं आपको कि नेपाल का राष्ट्रगान रचयिता प्रदीप कुमार राय हैं। इस नए राष्ट्रगान दोस्तों 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। अगला है मेरे साथियों क्वेश्चन क्या है कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है मेरे साथियों, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर राम मनोहर लोहिया। दोस्तों आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर जी का। किसका है, भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए अगला है कि मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित दोस्तों, मानसिक विक्षिप्ति दोस्तों होता थोड़ा सा पागल टाइप का ना, जिसके दोस्तों ठीक है, तो किस में है, तो धारा 84 में। ठीक है, चलिए अगला है आर्थिक आसूचना परिषद के अध्यक्ष कौन होते दोस्तों, आर्थिक आसूचना परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है वित्त मंत्री। कौन होंगे, वित्त मंत्री दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं माने थे दोस्तों, तो आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं माने थे दोस्तों, 14वीं के अंत तक अपराध नहीं माना जाता था। ठीक है, तो देखेंगे ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कब तक दोस्तों, आंग्ल समाज में हत्या को लगभग 14वीं शताब्दी के अंत तक अपराध नहीं माना जाता था दोस्तों, तो ये 14वीं आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए घूमर क्या है दोस्तों, आपको पता है घूमर राजस्थान का एक नृत्य है। किसका दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों एक लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, आपने सुना होगा घूमर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये किसका कथन है दोस्तों, तो आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण दोस्तों ये किसका है, तो प्लेटो का है। किसका है, प्लेटो को दोस्तों। प्लेटो क्या थे, एक महान दार्शनिक थे। चलिए अगला है ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा दोस्तों, आपको पता है कि SO2। ठीक है दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों उसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों ये क्या करते हैं, इसको बदरंग करते जा रहे हैं दोस्तों, तो इसकी सुंदरता समाप्त करते जा रहे हैं ताजमहल को दोस्तों, अम्लीय वर्षा कारण। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था दोस्तों, कौन सा नहीं था दोस्तों, कामरूप नहीं था। ठीक है, कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक दोस्तों ये सभी थे, कामरूप नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा शायद ये आज के पेपर का, क्योंकि दोस्तों 2016 में 80 ही क्वेश्चन आते थे, जिसमें 40 दोस्तों हिंदी के, ठीक है, और 20 दोस्तों रीजनिंग और आपके जीके के। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी दोस्तों, आपको पता होगा बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए पहले अगर देखिए आपसे बात करें कि दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। और पहले दोस्तों आपको बता दें कि
पहले दोस्तों आपके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और पहले दोस्तों पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। तो ये दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन थे और दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे जाकर दोस्तों इसको ले सकते हैं। और हमारी क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के लिए, आपको पता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अगर कोई दोस्तों कुछ सुझाव है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।